नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। लंबे समय से चर्चा में चल रहा सीएम योगी मंत्रिमंडल का विस्तार अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और अब से कुछ ही देर के बाद योगी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। करीब 6 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं, 6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और ये अहम चेहरे कौन हैं, कैसे यूपी की राजनीति से ये शपथ ग्रहण एक बदलाव की पटकथा लिखने वाला है। तो ये तस्वीर आपको रहा है। आज आप शपथ लेने के लिए जनभवन आए हैं, कैसे देख रहे हैं पूरे परिवार के साथ? अब पहले शपथ लेने लौट के बताएंगे। कितनी खुशी हो रही है सर, बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है? अब जिम्मेदारी का निर्वहन करूं, पैसे तक बचता हूं मैं। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी अब पूरी हो चुकी है और वहां पर जिन विधायकों को शपथ हासिल करनी है या जिन लोगों को शपथ हासिल करनी है, शपथ ग्रहण करनी है, उन लोगों के अब शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अब जो गाड़ियों के काफिले हैं वो लगातार आगे यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि जिन जिन चेहरों को आज ओथ लेनी है, शपथ ग्रहण करनी है, वो अब वहां पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं। 3:30 बजे का वक्त रखा गया है, यानी कि अब से आधे घंटे के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कई नए चेहरों को इसमें मौका मिल सकता है। जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुल 8 ऐसे मंत्री, पहले सुनिए जिन लोगों को शपथ ग्रहण करनी है वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए पहले। बहुत खुशी है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना, चरण करता हूं। निश्चित तौर पर आज जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको बखूबी निभाया जाएगा और 2027 का जो चुनाव आ रहा है उसके लिए भी मेहनत करके काम किया जाएगा। ये उन्हीं में से एक चेहरा है जो अभी आप देख रहे थे, जो बातचीत कर रहे थे, इनको भी शपथ लेनी है, फोन इनको भी गया है। और देखिए जो परिवार के उनके लोग हैं वो भी यहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए पहुंचे हैं, साक्षी बनने के लिए पहुंचे हैं। पूरे परिवार के साथ यहां जिन लोगों को शपथ ग्रहण करनी है, इसमें कई विधायक हैं, कई एमएलसी हैं, वो अपने परिवारों के साथ अब कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं जहां पर ये ओथ सेरेमनी होनी है। वहां काफी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है और बताया जा रहा है कि एक महिला चेहरा भी आज इसमें शामिल किया जा सकता है और उनका नाम है कृष्णा पासवान, जिनका नाम शामिल है। कहा जा रहा है कि उनको भी फोन गया है और वो भी आज मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। मैं सभी नवनियुक्त मंत्रिमंडल में जो हार्दिक बहुत बधाई। और फिलहाल हमारे साथ लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रम सिंह राठौर और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं विक्रम आपके पास आना चाहूंगा, मैं आपसे ताजा अपडेट लेना चाहूंगा क्योंकि हम देख रहे हैं अब कार्यक्रम स्थल पर किस तरीके से जहां पर यह समारोह होना है वहां तमाम वो लोग जिनको शपथ ग्रहण करनी है वो अपने परिवारों के साथ पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। आपके पास क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तैयारियां क्या कहें, बिल्कुल अंतिम चरण पे हैं। मैं कहूंगा कैमरामैन से सबसे पहले दिखाएंगे कि देखिए सभी लोगों का राजभवन में अंदर जाना शुरू हो चुका है और लगातार जिन लोगों को शपथ लेनी है और जिन लोगों को साक्षी बनना है वो सभी लोग इसमें पहुंच रहे हैं। मंत्रियों का भी पहुंचना शुरू हो चुका है। जिन लोगों को बनना है अभी उनमें अगर खास तौर पर कहा जाए कि भूपेन्द्र चौधरी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हंसराज विश्वकर्मा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कैलाश राजपूत यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अलग अलग जो विभाग के मंत्री हैं, भी जो तत्कालीन मंत्री हैं वो भी पहुंचे हैं जो इनके साक्षी बने, जिनमें जेपीएस राठौर की बात कर ली जाए या ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए, दारा सिंह की बात की जाए, सभी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार अभी भी अगर आप देखेंगे एक लंबी लाइन लगी हुई है। लगातार सभी लोग जो राजभवन की तरफ पहुंचना यहां पर शुरू कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग यहां पर बन रहे हैं उनमें उनके जो समर्थक हैं उनमें भी काफी जोश है। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं जो भूपेन्द्र चौधरी जी के साथ आए हुए हैं। भूपेन्द्र चौधरी जी एक बार मंत्री बने थे, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, एक बार फिर से आज कैबिनेट मंत्री बनेंगे।
किस तरीके का उत्साह और क्या लगता है कितना अंतर और बढ़ेगा? पूरी पार्टी में उत्साह है और उत्साह इस बात का है कि हम लोग राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, हम लोग समरसता के नाते चलना चाहते हैं, चल रहे हैं। इसीलिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती जा रही है। अभी जहां जहां आवश्यक होगा वहां पर हम लोग उन कमियों को दूर करेंगे। इन्हीं चौधरी जी जब आज शपथ लेकर अभी निकलेंगे तो क्या उत्साह है? उनसे जब आपकी बात हुई तो हालांकि वो वरिष्ठ विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, वो मेरे जिले के हैं और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है। मैं भी 26 साल से प्रदेश कार्यकारिणी में काम कर रहा हूँ। भूपेंद्र जी को मैंने बहुत करीब से देखा है, वो कार्यकर्ता रहे हैं और कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं और पूरे प्रदेश के अंदर उनका जैसा कार्यकाल रहा उसी का इनाम उनको फिर से मंत्री बनाकर दिया जा रहा है और वो सबको एकजुट करने में अब महारत हासिल रखते हैं। बिल्कुल एकजुट करने के महारत हासिल रखते हैं और शायद इसी वजह से एक बार फिर से मौका कैबिनेट मंत्री के तौर पर मिला है। और अब देखेंगे अभी लगातार यहाँ पर जो मंत्रियों का आना जाने का सिलसिला जो है, क्योंकि जिन लोगों को बनना है वो आए हुए हैं, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के जो बड़े मंत्री हैं उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है, वो सभी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरें साफ तौर पर है, पूरी तरीके से एक जोश सभी लोगों में देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर है। ठीक है विक्रम, मैं आपके पास लौट रहा हूँ, एक बार फिर से आपके पास हम आएंगे, ताजा जानकारी आपसे इसी तरीके से हम हासिल करते रहेंगे। सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील कौशिक जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो कैबिनेट विस्तार है ये जरूरी है या फिर मजबूरी है? न जरूरी है न मजबूरी है जी। ये केवल 2027 के साधने का समीकरण है। पिछले 1 वर्ष से हम लोग सुन रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होगा। उसका प्रभाव हर राजनीतिक दल कोई भी सत्ता में रहता है। जैसे आप गुजरात में देखते होंगे कि पूरा मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल बदला गया, कई बार मंत्रिमंडल बदला गया। तो ऐसी स्थिति में जहां तक जो राजनीतिक दल सत्ता में पुनः आना चाहते हैं उनका एक समीकरण होता है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जी, जहां जहां मंत्री बनाए वहां क्या क्या हाल हुआ। तो ये कुछ छिपा नहीं है किसी से, लेकिन एक कवायद है और हर व्यक्ति उम्मीद पर टिकी हुई है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है, समाजवादी पार्टी कुछ घबराई हुई है, तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया संदेश देने का काम कर रहा है। मनोज पांडे को जोड़ करके जो सवर्ण वर्ग है उसको नाराजगी कैसे थमेगी, ओबीसी को वर्ग को ला करके पीडीए का फॉर्मूला जो बार बार अखिलेश यादव कह रहे हैं उसको कैसे तोड़ा जाए। महिलाओं की बात आ रही है, एक महिला मंत्री बनेगी तो महिला आरक्षण को लेकर के कुछ जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। ये सब बातें हैं, लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो ये मंत्री कुछ जनता के प्रति जवाबदेह तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 6, 7, 8 महीने में कुछ कर नहीं पाएंगे। हर एक मंत्री अपने विभाग को समझने में कम से कम 6 महीने पाता है, तो 6 महीने में जब अपना विभाग ही समझ पाएगा तो वो धरातल पर काम क्या उतारेगा। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन निश्चित तौर से जातीय समीकरण जो हर राज्य के चुनाव में एक महत्वपूर्ण अपना ब्लूप्रिंट पेश करता है कि किस जाति से कितने, किस धर्म से कितने, किस क्षेत्र से कितने। क्षेत्रवाद को आप देखिए, पूरब से कौन होगा, पश्चिम से कौन होगा, ठीक है, मध्यांचल कौन होगा। तो ये सब चीजें को ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर से मंत्रिमंडल का विस्तार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन मैं जहां तक पत्रकार होने के नाते मानता हूं सारे लोग मित्र हैं, सारे लोगों के साथ बड़ा अच्छा संबंध है, लेकिन यदि वास्तव में धरातल लेवल पर समीक्षा की जाए तो एक भी इसमें कोई चेहरा नहीं है जो आसपास की 2, 4, 5 सीटों पर प्रभाव छोड़ने वाला हो। तो केवल अपनी अपनी सीटें बचाने के लिए तो ठीक है, जातीय समीकरण के हिसाब से जातीय संदेश देने के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा इसमें कोई गद्दावर नेता मुझे प्रतीत नहीं होता जो आसपास की 2, 4, 5 सीटों पर अपना प्रभाव बनाए रखता हो। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मुझे जानकारी मिल रही कि शिवांश श्रीवास्तव जो कि बीजेपी के नेता हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांश जी, अब आपने सुना सुनील जी कह रहे हैं कि अच्छी बात है भाई, देखिए जातीय समीकरणों को, क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की एक कवायद है 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन सुनील जी ये कह रहे हैं कि ये जितने भी नाम सामने आ रहे हैं उनको ऐसा नहीं लगता है कि इनका कोई बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव है या फिर 2027 में बीजेपी को इनकी वजह से कोई अधिक फायदा हो जाएगा। जी अमित जी, देखिए मुझे तो नहीं पता क्या नाम उनको लग रहे हैं सामने आए क्या नहीं, अभी आधिकारिक तो कोई घोषणा हुई नहीं है जी, मगर जितने भी नाम आए हैं, अगर मैं जो तुक्के बोल लूं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें यदि मैं बात करूं चौधरी भूपेंद्र सिंह जी की, तो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनका कद्र कद्दावर कितने हैं ये तो चुनाव में हम देख चुके हैं।
और बाकी जो मंत्री हैं, कुछ का प्रमोशन की बात चल रही है, उसमें भी जो नाम चल रहे हैं बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, कुछ पिछड़ी जाति से आते हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में किसी न किसी तरह से मजबूत हैं। और मुझे लगता है कि एक बार नाम आने दीजिए, फिर उस पर चर्चा हो तो बेहतर होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी नहीं की शिवांश जी, ये तो आप भी जानते हैं ना कि ये तो आप भी जानते हैं कि भाई अब ओथ लेने में मुश्किल से 20 से 25 मिनट का वक्त रह गया है। हाँ, अब तो 20-22 मिनट पहले भी आप ये मुझे कह रहे हैं लगता कि है अब कि नाम सामने आने दीजिए, ये तो आप भी जानते हैं। फोन नहीं, कॉल नहीं, पहले ही पहुंच जाता है, पहले ही पता चल जाता है कि भाई आपको ओथ लेनी मैं है, बता समय तो पर रहा हूँ, जो पहुंचिए आप। नाम आपको लग रहे हैं अगर वही नाम है तो वो भी नाम कुछ कम नहीं है, उनका पुराना अनुभव है। और भारतीय जनता पार्टी का आपने भी देखो देखा ही, किस तरह से शिवांश बहुत अच्छी बात कह पा उनकी। रहे शिवांश मैं बहुत एक मिनट अच्छी भाई बात साहब कह बोल पा रहा रहे हैं। हूँ, माननीय वरिष्ठ लेकिन पत्रकार, चौधरी माननीय साहब को सुनील जी, आपका शिवांश जी आपका पूरा सम्मान है। चौधरी एक मिनट साहब मैं को बोल जब लूँ, फिर प्रदेश आप अध्यक्ष बनाया बताइएगा। गया, आप जब बोल तो रहे थे उसके तो बाद मैं पश्चिम में बीच में एक नहीं बोल। उपचुनाव था, एक ही उपचुनाव था, कहाँ हार नहीं गए। नहीं भाई साहब, एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ, खुद फिर आप अध्यक्ष जी बताइएगा। आपका चुनाव नहीं अनुभव भी लड़े हैं। ज्यादा है, आज आपका आज तक विश्लेषण उनको भी चुनाव ज्यादा का अच्छा ठीक है, होगा। सुनील जी अनुभव उनको नहीं सुन जब लेते एक बार हैं। वो मेरे सुनील जी अच्छे दोस्त हैं, एक इस बार बार नहीं है। एक बार शिवांश जी को पूरी तरह से सुन लेते हैं, और शिवांश जी की जैसे ही बात खत्म होगी उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। अगर आपके पास कोई काउंटर सवाल है, आप देखिए कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते देखिए हैं, डॉक्टर तो साहब, मैं मैं यही आपको मौका निवेदन दूंगा सर। करूंगा। हाँ आप बोल शिवांश रहे जी थे, आप मैंने बोलिए, सुना, मैं बोलिए बोल आप रहा बोलिए। हूँ, आप सुन लीजिए, फिर तर्क वितर्क रखते रहेंगे। बोलिए सर मेरा बोलिए यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई है। बूथ स्तर पे हमारी हर चीज को लेकर विश्लेषण होता है, इसीलिए कभी कभी चीजों में समय भी ज्यादा लग जाता है। मगर यकीन मान के चलिए, संगठन ने जो निर्णय लिया है उसका परिणाम आपको आने वाले चुनावों में भी दिखेगा। इसका बहुत बड़ा उदाहरण बंगाल भी है। और संगठन जो भी तय करता है, हम सब कार्यकर्ताओं को शायद स्वीकार होता है। और उसके दूसरी बात यह है कि जो संगठन के लिए जरूरी है, वो जो जनता के लिए जरूरी है, वो जी। कार्य होगा। अब अगर आपके इसमें स्क्रीन पे मैं भी देख रहा हूँ, चौधरी विपिन सिंह का नाम आ रहा है, आप जानते ही हैं, एक जाट समुदाय से आते हैं, बिल्कुल। कद्दावर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। फिर आप अजीत सिंह जी का नाम है, अजीत सिंह जी भी आईटी में मंत्री हैं, काफी समय से मंत्री हैं, 2017 से लगातार मंत्री हैं। और बहुत अच्छा कार्यकाल उनका, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं अगर किसी को लगता है कि नहीं वो अपनी सीट बचा ले जाए, तो मुझे लगता है कि ये तय करना संगठन का काम है, कुछ सोच समझ के कुछ नहीं बिल्कुल सही बात है, पैरामीटर्स संगठन पे अगर कोई फैसला ले रहा ये है तो चीजें। बिल्कुल सोच समझकर ही फैसला लिया होगा, और भारतीय इसमें जनता शीर्ष पार्टी में नेतृत्व कोई का भी भी बहुत बड़ा फैसले देखिए, रोल एक होता है, व्यक्ति की बिल्कुल। मर्जी से लेकिन या शिवांश जी किसी एक के 2024 होते में हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में हमने देखा था, मार्च, मुझे अच्छे से याद है कि मार्च 2024 में इसी तरीके से विस्तार हुआ था योगी कैबिनेट 2.0 का, और उसका नतीजा क्या रहा वो हम सबके सामने आपने देखा कि बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा फायदा उसका नहीं हुआ। ये तो बात लेकिन सच है। नुकसान भी नहीं हुआ, सरकार हमारी बनी, फायदा नुकसान ये सब चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा फायदा होगा। देखिए अगर मैं सबसे बढ़िया अभी एग्जाम, हमने पूर्ण बहुमत हासिल की, इसी तरह उत्तर प्रदेश में अगर आप देख लीजिए, तो आज की डेट में मेरे ख्याल से 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, इनकम्बेंसी नाम की चीज नहीं है ना। पूरी जनता का क्या, पूरे प्रदेश का, देश का प्यार योगी आदित्यनाथ जी को मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन के उभरा है। तो कोई भी फैसला जो होता है, देखिए ऐसा नहीं है, कई बार अगर मैं आप एक इसका उदाहरण लेंगे तो मैं 2022 में जब चुनाव हुए तो उसका उदाहरण लूंगा, तब भी तो एक छोटा सा विस्तार हुआ था, उसके बाद चीजें बेहतर और बेहतर हुई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ के ही संगठन हमारा बहुत बड़ा है, उसमें चर्चा हो करके किसी एक व्यक्ति से हमारा संगठन नहीं चलता है, जैसे अन्य पार्टियों में कि कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी, सोनिया गांधी डिसीजन लेंगे, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव डिसीजन लेंगे, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ लेयर बाय लेयर है, उसमें सोच विचार। बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पूरे प्रदेश ने, अभी हम लोग इतिहास रच के बंगाल से हैं, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी फिर इतिहास 2027 में बना। इस उद्देश्य से जो भी हो सकता है, और चूँकि सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी का काम है, और सबको साथ लेकर चलना बाकी, तो समय समय पर प्रक्रिया चलती है। समाजवादी पार्टी का कहना ये है कि अब सरकार जाने वाली है और इसलिए अब ये कर रही है। समाजवादी पार्टी डूबती हुई जहाज है, और डूबती हुई जहाज कुछ भी कर सकती है। वो पहले अपने संगठन के बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे बचें और कैसे रहें। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को आप सुन रहे थे, और उनका ये कहना है कि बीजेपी क्योंकि सबका साथ और सबका विकास चाहती है, और उसी कड़ी में आप इस कैबिनेट विस्तार को भी देख सकते हैं। हाँ शिवांश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। उन्होंने एक विषय और बोला, समाजवादी पार्टी पहले अपनी पार्टी बचाए। समाजवादी पार्टी में आज बूथ स्तर पर कोई है क्या, बताइए। अखिलेश यादव अपने जिलों में जाने से बच रहे हैं। अखिलेश यादव का दौरा आप देखते हैं पूरे प्रदेश में हो रहा है, कहीं कोई दौरा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके संगठन ही नहीं है, उनकी टीम नहीं है।
जहां जाएंगे 4 लोग नहीं मिलेंगे और समाज नहीं मिलना चाहता उनसे। जिस व्यक्ति ने सिर्फ अपनी 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 बात करी हो तो वो किस मुंह से जाएगा? यही कारण है समाजवादी पार्टी का कहीं अस्तित्व नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कार्य से, अपने परिश्रम से, हमारे ऐसे निष्ठावान मुख्यमंत्री के दम पे, ऐसे इतने विशाल नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ठीक है नवायाम सुनील जी, स्थापित कर रही है। शिवांशी की और बात में कोई दम आपको नजर आ रहा है क्या? एक क्योंकि last point समाजवादी बोलूंगा। पार्टी अगर इतनी ही कमजोर है, समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर इतनी कमजोर आपको क्या दिखाई पड़ती है जितना शिवांशी कह रहे हैं? क्या ये सच है? तो समावेशी सबस्पर्शी का एक उदाहरण इस बार पेश किया जाए। ठीक है सर, आता हूं मैं आपके पास। सुनील जी, वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, अच्छी बात है उनका आकलन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक दल को बहुत हल्के में नहीं लेती। SIR कार्यक्रम के दौरान BLA की नियुक्तियां हुई, तो BLA की नियुक्तियां समाजवादी पार्टी ने भी की और भारतीय जनता पार्टी के पास सेकंड नंबर था BLA की नियुक्ति पर। SIR के बाद 55 नेताओं को, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को उन्होंने प्रभारी बनाया। ये तो मैं नहीं मानता, लेकिन आप शिवांश भी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब भी बहुत हल्के में समाजवादी पार्टी को नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के जीत के बाद जब प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उसमें भी समाजवादी पार्टी का जिक्र किया। और 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, यदि ये तीसरी बार सरकार में आते हैं तो निश्चित तौर से कई फायदे होंगे। एक तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में आपके 206 या 207 विधायक आ गए, वहां राज्यसभा सदस्यों की ज्यादा संख्या हो जाएगी आपकी उसके हिसाब से। बिल्कुल। तो 2027 के चुनाव के बाद कोई भी भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है तो लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हो जाएगा, तो उसे आसानी होगी 2029 के चुनाव को खेलने के लिए, 2029 के चुनाव में संदेश देने के लिए। तो जितना भी लाव लश्कर है, जहां तक हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से भारतीय जनता पार्टी की से बात होती है तो सिर्फ यही बात सुनाई देती है कि अब तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश की रूपरेखा के लिए लगभग सारे लोगों को लगा दिया गया है और आगाज भी प्रधानमंत्री ने उस संदेश से कर दिया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को समाजवादी पार्टी को बहुत हल्के में नहीं लेना है। अखिलेश यादव बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक बात का जवाब सक्रियता, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हर रोज मुझे एक आधे दिन छूटता होगा जिस दिन वो कुछ न कुछ भारतीय जनता पार्टी के बारे में न कहते हों। तो ये 2027 के चुनाव की अभी से तैयारी हो रही है। देखा होगा आपने पश्चिम बंगाल में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई रैलियां संबोधित की तो वहां उनका जवाब न तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दे रही थी, ना अभिषेक बनर्जी, उसका जवाब केवल अखिलेश यादव दे रहे थे उत्तर प्रदेश में रह करके। तो ये भी दिख रहा था उनको कि जो हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री के रूप में पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं कहीं उनकी स्ट्राइक रेट ज्यादा ना हो जाए। इसी वजह से समाजवादी पार्टी हर रोज हर रैली के संबोधन को वो कहीं ना कहीं टारगेट करके और अपने वक्तव्य दे रही थी। तो 2027 का चुनाव है महत्वपूर्ण, लेकिन कहीं वैसे जैसे अब चौधरी साहब की बात अभी भाजपा के प्रवक्ता कर रहे थे, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, ऐसा नहीं है कि अभी से नहीं है, करीब 15 साल पुराने मेरे मित्र हैं। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मुझे स्पष्टता से कहना चाहिए कि बहुत बड़ी धमक उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उत्तर प्रदेश में नहीं रही। तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते थे कि उनके पास समाधान ही नहीं है। तमाम कार्यकर्ताओं ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहा कि उनके फोन अधिकारी नहीं उठाते हैं। और अध्यक्ष बनने के बाद एक उपचुनाव हुआ पश्चिम में, वो भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो ये सब चीजें हैं। खैर, ना कभी वो चुनाव लड़े हैं, MLC बने हैं। पिछली बार जब वो मंत्री रहे तो ऐसा नहीं है कि उनके मंत्रालय में बहुत ऐसा कुछ प्रस्ताव पास किया हो, ऐसा कोई कानून बनाया हो, ऐसा कोई संदेश देने का प्रयास किया हो जहां उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हो। लेकिन जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण बहुत राजनीति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक जाट चेहरा पश्चिम में जहां भारतीय जनता पार्टी जमाने का प्रयास कर रही है, स्थापित करने का प्रयास कर रही है, मुझे लगता है कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसा चेहरा बहुत सक्रिय हो। क्योंकि किसान आंदोलन के बाद जब अमित शाह जी के यहाँ लगभग 300 से ऊपर जाट नेताओं की बात, जाट नेताओं को जब आवास पे बुलाया गया था तो मैं वहां था। बहुत बहुत बड़े बड़े जाट नेता वहां से पहुंचे थे। तो उनकी तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो चौधरी साहब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को तैयार करती है और 2027 के चुनाव में कैसी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होगी, कितना प्रभाव पश्चिम में छोड़ पाएंगे, ये सब देख चुके हैं। दारा सिंह भी एक ऐसा ही चेहरा था। दारा सिंह को मंत्री बनाया, फिर दारा सिंह समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर समाजवादी पार्टी से दारा सिंह को यहाँ लाया गया, फिर मंत्रिपरिषद में लाया गया, वो भी लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाए। तो एक्सपेरिमेंट हैं, पार्टियां एक्सपेरिमेंट करती हैं, लेकिन ये जरूर है कि इन सब एक्सपेरिमेंट के साथ जनता का भरोसा, जनता का विश्वास और जनता का समर्थन भी होना बहुत आवश्यक होता है। बिल्कुल। तो शिवांशी, ये मतलब हम ये माने कि पीढ़ी की काट कहीं ना कहीं ढूंढी जा रही है इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए, जिसमें आपको ब्राह्मण भी मिलेंगे, जिसमें आपको ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है
और डबल इंजन की सरकार जो है हर स्तर पर उसकी कोशिश यह है कि प्रदेश में सर्वांगीण विकास हो और उसके लिए जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है निर्णय लिया जाता है। सर लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार जा रही है और इस वजह से हम ये कर रहे हैं, आखिरी समय चल रहा है सरकार का। उन्होंने अभी तो नींद में नहीं टूटी है पश्चिम बंगाल की, होश उड़े हुए हैं। सवाल यह है कि हर स्तर पर यह कोशिश है कि प्रदेश सरकार एग्जेम्पलरी काम करे और उसी दिशा में ये भी एक कदम है। सुरेश खन्ना को आप सुन रहे थे और किस तरीके से समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशान साधा और इसके साथ ही 2027 में बीजेपी की जीत का भरोसा भी जताया, वो आपने सुना। शिवाजी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए ढूंढी जा रही है, जिसमें दलित चेहरा भी है, जिसमें ब्राह्मण चेहरा भी है, जिसमें जाट चेहरा भी है, जिसमें महिला चेहरा भी है? देखिए, उनका पीडीए तो पहले ही फेल हो चुका है, आप देख चुके हैं। उनका पीडीए पहले फेल हो चुका है। यहाँ वो जहां जहां जाते हैं वहां उनका पीडीए ईडीए सब फेल है। दूसरी बात यह, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने किसी भी चुनाव को, किसी भी संघर्ष को हल्के में नहीं लेती है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो यहाँ पे, चाहे टीएमसी हो बंगाल में, चाहे कांग्रेस हो, कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चुनाव की तरह लेती है, उसके लिए मेहनत करती है। हम कभी भी विपक्ष को हल्के में नहीं लेते हैं। हम मेहनत करते हैं, हमारे बूथ तक कार्यकर्ता है, पार्टी निरंतर अभियान चला के लोगों से जुड़ने का कार्य करती है। तो इसलिए कहना कि पीडीए की काट है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले, आप खुद देखिए, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया और सरकार और स्पीड से काम करेगी। 6 लोग जब और लग जाएंगे तो उसमें फिर 54 से 60 लोग मिलकर के काम करेंगे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार का अंतिम समय विदाई का समय है, इस वजह से समाजवादी पार्टी की 2047 तक के लिए विदाई हो गई, इसलिए वो परेशान है। तो आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार, हालांकि इसके पहले भी वो ये बात कहते रहे और ट्वीट भी करते हैं कि समाजवादी पार्टी को 2047 तक इंतजार करना होगा सत्ता में वापसी करने के लिए। अखिलेश यादव चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अब उनकी वापसी नहीं होने वाली है। शिवाजी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात बोली, आप ये समझिए कि अखिलेश यादव क्या बोल रहे, लड़ाई, वरिष्ठ पत्रकार जी बोल रहे थे कि वो बहुत अच्छे से ट्विटर पे जवाब दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे जवाब दे रहे हैं। ये जवाब आपने उनका परसों का ट्वीट देखा? समाजवादी पार्टी की जो सोशल मीडिया हैंडल है आधिकारिक, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पे कैसे उनके शारीरिक उसको लेकर कैसी अभद्र टिप्पणी करी है। ये संस्कार है समाजवादी पार्टी के, ये उत्तर वो दे रहे हैं। अगर जो उत्तर का सपोर्ट करता है, उसका महिमा मंडन करता है, उसको भी खुद पे शर्म आनी चाहिए, चाहे वो कोई हो। आप उनका पढ़िएगा, उन्होंने क्या ट्विटर पे डाला था प्रदेश अध्यक्ष जी के शारीरिक ढांचे को लेकर के। ये जवाब दे रहे हैं वो सोशल मीडिया पे। बौखला गए अखिलेश यादव, और बौखलाए वो लोग हैं। और मैं तो ये कहूंगा, जो उनका महिमा मंडन करते हैं उनकी गलत चीजों का भी, वो लोग कहीं ना कहीं उनको उनके डूबने में उनका सहयोग कर रहे हैं। मैं सुनील जी से पूछना चाहूंगा, सर आपने पढ़ा होगा उनका सोशल मीडिया का पोस्ट, क्या आप उस पोस्ट का समर्थन करते हैं कि वो जवाब दे रहे हैं? क्या जवाब दे रहे हैं? वो कहते हैं बैलेट पेपर से होना चाहिए वोट। क्यों होना चाहिए भैया बैलेट पेपर से? ताकि तुम लूट ले जाओ बैलेट के बैलेट, जो तुम पहले करते थे। क्या जवाब दे रहे हैं आप सोशल मीडिया पे? आप किसी की शारीरिक उसको लेकर के टिप्पणियां करेंगे? उससे पहले भी इन्होंने गाली गलौज तक करी अपने हैंडलों से। सिर्फ देखिए, संगठन कई तरीकों से चलता है, कार्यकर्ता से चलता है, गुंडों से नहीं चलता है। और दूसरी बात, जो उनके सहयोगी थे सब तो मिट्टी में मिल गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, सब मिट्टी मिल चुके हैं। तो धन की उगाही कहां से होगी? हाँ, उनके कार्यकर्ता तो असली वही सब थे, कहां से काम होगा साहब? समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है, खत्म हो चुकी है। जनता ने भी नकार दिया। आप आज लेके बाइक निकल जाइए सड़क पे और बहन बेटियों से पूछ लीजिएगा। हम लोग तो निकलते रहते हैं, मैं नोएडा रहता हूँ, मैं कई बार जाता हूँ, बात करता हूँ। मैंने तो खैर यहाँ बदलते देखा है चीजों को, 17 के पहले और अब में। इसी भंगेल की सड़क पे आप चले जाइए तो क्या क्या होता था, आज की डेट में देखिए। हम लोग तो निकलते पूछते हैं लोगों से, महिलाओं से विशेषकर, कि आपको क्या बदलाव दिखा। वो कहते हैं हमको सुरक्षा का भाव मिला है। और यही नहीं, यहाँ से लेके हम कई बेल्टों में जाते हैं।
क्या अखिलेश यादव तो दिल से दिमाग से सब तरफ से निकल चुके हैं जनता के। अखिलेश यादव 2047 तक क्या 2047 तक तो मुझे लगता है उनकी पार्टी का नहीं, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई जो महिला आरक्षण को लेकर आप इतना हो हल्ला कर रहे हैं, अब आप दीजिए आरक्षण, कौन रोक रहा है आपको? कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं, इसमें आरक्षण दीजिए महिलाओं को, वो तो मांग कर रहे हैं आपसे महिलाओं की, अगर आपको इतनी ही चिंता है तो। भाई हमारे यहाँ तो अभी संगठनों का विस्तार हुआ है, उसमें देखिए महिलाओं का हमारे यहाँ क्या कदम है। अब उनके कहने के हिसाब से पार्टी और संगठन नहीं चलेगा ना। पहले इसका जनता का जवाब दे कि उन्होंने इतना बड़ा जब आरक्षण महिलाओं के लिए आ रहा था तो उसका विरोध क्यों किया, उसका जवाब देते हैं। उसका जवाब बिल्कुल नहीं। उनका तो पहली बात, उनके घर की बहू बेटी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं। वो बाकियों से क्या बात करेंगे। और उनके यहाँ तो आरक्षण। ठीक है, चलिए शिवांशी आप हमारे साथ बने रहिए। सुनील जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं और इस पर मेगा कवरेज लगातार जारी रहेगी क्योंकि योगी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। कौन कौन से वो चेहरे हैं जो अब से कुछ ही देर के बाद ओथ लेते हुए दिखाई पड़ेंगे, दिखाएंगे आपको, बताएंगे आपको।